नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो हमारी ये साइंस की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, इसकी आज चौथी क्लास है। ठीक है, सभी को भाई पिछली जितनी भी क्लासेस है जरूर से जरूर अटेंड करना है। ठीक है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम से संबंधित है। भाई प्लेटीहेलमिन्थिस भाई एक समूह का नाम है, एक संघ का नाम है। ठीक है, जिसके अंतर्गत चपटे कृमि आते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इससे संबंधित कौन कौन है तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इससे संबंधित भाई सिर्फ दो हैं आपके, एक फीता कृमि टेपवर्म और एक है आपका प्लेनेरिया, ये दो हैं। इसके अलावा केचुआ, जोंक और एस्केरिस जो ये जो हैं आपके भाई, ये आपके एनिलिडा संघ में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा बी, फीताक्रमी और प्लेनेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक। भाई चूना पत्थर कैसा होता है, ठोस होता है, और उससे भाई वो सामान्य नमक का जलीय मिश्रण को अलग करने की बोल रहा है। तो स्वाभाविक ही एक फिल्टर प्रोसेस की बात कर रहा है भाई। ऐसी विधि जिसमें फिल्टर करना है आपको किसी ठोस को, किसी ठोस से जल को या फिर गैस पदार्थ को। तो जब भी किसी ठोस पदार्थ से कोई जलीय पदार्थ या गैसीय पदार्थ अलग होता है तो वो याद रखना भाई, वो फिल्टर वाली बात हो रही है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बेझिझक आपको निशान लगाना है निस्पंदन पे। यहाँ पे आपका दिख रहा है क्वेश्चन में आपको, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, निस्पंदन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज, ये तो सभी को पता है भाई, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए। ठीक है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई, यानी वह इकाई क्या होती है भाई, सबसे पहली बात तो जिससे पूरा की पूरा एक सिस्टम, पूरा की पूरा एक तंत्र बना हो। ठीक है, तो तंत्रिका जो पूरा सिस्टम है, जो तंत्र है, वो किससे मिलके बनता है, तो वो बनता है भाई आपके न्यूरॉन से। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, पशुपालन में शामिल नहीं है प्रजनन, रोग नियंत्रण, आहार। भाई ये तो सभी जरूरी होते हैं पशुपालन में, जरूरी नहीं है तो क्या आपका भाई खेती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चालन में माध्यम के कण। ठीक है भाई, आपने सुना होगा उष्मा संचलन की तीन विधि होती है, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन वाली विधि की बात कर रहा है, मतलब वह विधि जिसमें भाई माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, सिर्फ उष्मा चलती है। जैसे भाई एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे भाई आपके पास एक पात्र है, एक बर्तन है, ये बर्तन है भाई स्टील का। ठीक है, किसका बर्तन है, स्टील का। अब यहां पे आपने भाई इसको उष्मा दिया, नीचे से गर्म किया, गर्म किया तो आप देखोगे धीरे 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 ये पूरा पात्र आपका गर्म हो जाएगा भाई, धीरे धीरे गर्म आपका। ठीक है, तो इसमें आप जल्दी से बताओ, क्या यहां नीचे जो कण थे स्टील वाले वो क्या ऊपर निकल के आ गए, क्या नहीं आए। केवल यहां के जो कण थे इन्होंने उष्मा दे दी अगले कण को, इसने अगले कण को, इसने अगले कण को, धीरे धीरे करके उष्मा एक कण से दूसरे कण तक पहुंच गई। लेकिन कण गए क्या, नहीं गए। तो चालन में माध्यम के कण, ये आपको बताना है। ठीक है, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, सिर्फ आसपास ही रहते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे विस्थापित नहीं होते हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो भाई ये आपका है क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी वह विधि होती है जिसमें द्रव मिश्रण को, आपके पास दो द्रव हैं और दोनों आपस में मिले हुए मिश्रित हैं, तो उनको जब भी अलग करना होता है तो वो विधि कौन सी होती है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जलीय मिश्रण की बात हो रही है भाई, आपको ध्यान रखना है, जलीय मिश्रण की, ठोस की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना गैस की, जलीय मिश्रण की अलग करने की जो विधि होती है वो होती क्रोमेटोग्राफी। तो आंसर आएगा इसका डी। अगला आपका, पुरुष और महिलाओं में स्वर रज्जु। भाई आपका जो कंठ होता है, स्वर रज्जु जो होता है, इसकी लंबाई बताना है पुरुषों में और किसमें, महिलाओं में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी आएगा। पुरुषों में भाई ये 20 मिलीमीटर की होती है स्वर रज्जु, और महिलाओं में कितने मिलीमीटर की होती है, 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिका, मतलब एक कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनेंगी, मतलब कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री या अर्धसूत्री, जल्दी बताओ भाई, समसूत्री।
ठीक है, एक कोशिका से दो समान कोशिकाएं बन रही हैं, तो ये विभाजित होने वाली प्रक्रिया कौन सी कहलाती है भाई? विखंडन। ये कहलाती है या और कुछ? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा भाई द्विविखंडन। ठीक है, क्योंकि कितनी बन रही है भाई आपकी? दो समान अनुजात। ठीक है, विखंडन में भाई वो टूटेगी, ये तो निश्चित है आपका, लेकिन भाई कितनी बनेगी ये निश्चित नहीं है। उसने क्वेश्चन में लिखा है दो समान अनुजात, तो कितना होना चाहिए? द्विविखंडन। आ गया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, भाई ये तो फैक्ट चीजें हैं, ये तो आपको याद करनी ही है कि एक परमाणु द्रव्यमान जो इकाई होती है वो किसके बराबर होती है? तो ये 1.66 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स या -27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। भाई एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होती है? किलोग्राम में। तो ये आपका 1.66 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है कि इससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जैसे दीवार। भाई आप दीवार पे टॉर्च जब बताओगे या आप मोबाइल का फ्लैश जलाओगे तो क्या दीवार के उस पार लाइट चले जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो वो एक अपारदर्शी वस्तु हो गई। कि बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए आपको कोई वस्तु है अपारदर्शी, उसकी बड़ी छाया प्राप्त करना है, तो प्रकाश बिंदु स्रोत कहां रखा जाना चाहिए? तो भाई बहुत पास रखना पड़ेगा आपको, ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, वो जो वस्तु है उसको बहुत पास रखना पड़ेगा लाइट के, टॉर्च के, तब जाके उसकी बड़ी परछाई बनेगी। आया ना समझ में? ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है। उस सूक्ष्म जीवी को पहचाने जिससे प्रथम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक प्राप्त हुई थी। तो भाई आपको पता है पहली एंटीबायोटिक जो है आपकी 1928 में बनी थी। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किस सूक्ष्म जीव से बनी थी? तो ये था आपका पेनिसिलियम। ये आपको याद रखना है भाई, आंसर आएगा इसका ए, पेनिसिलियम। ठीक है, अगला है आपका। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है भाई? स्वाभाविक है भाई वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करेगा। है ना समझ में? क्योंकि भाई वो कहां चढ़ रहा है? ऊपर क्यों चढ़ रहा है? वो पृथ्वी उसको कहां खींच रही है? नीचे की ओर, लेकिन वो कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। तो भाई उसको ऊपर चढ़ना है तो किसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा? पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध यानी गुरुत्व के विरुद्ध भाई काम करना पड़ेगा, तब जाके भाई वो ऊपर चढ़ पाएगा। है ना समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। यदि आपका डाक खाना आपके घर से 1.25 किलोमीटर है, ठीक है भाई, आपसे बोल रहा है कितना किलोमीटर है आपका? 1.25, ठीक है, इतना भाई किलोमीटर है, तो उसे मीटर में व्यक्त करना है। तो भाई मीटर में व्यक्त करना है, कितने का गुणा कर दोगे आप? 1000 का। है ना समझ में? तो आप ऐसा इसको कर सकते हो भाई, 1 डायरेक्ट गुणा कर दो, या फिर ये दशमलव जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ पे 125 बटे में कितना जाएगा? 100, क्योंकि कितने अंक के बाद दशमलव था? 2, तो शून्य कितनी लग गई? 2, और गुणित में कितना जाएगा भाई आपका? 1000। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई आपकी, और 125 में जब 10 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 1250। तो ये क्या जाएगा भाई आपका? जल्दी बताओ। मीटर। तो कितनी दूरी पे होगा? 1250 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक विद्युत इस्त्री में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? विद्युत इस्त्री, भाई प्रेस जानते हो ना आप? भाई अपन कपड़े पे इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो किस ऊर्जा में रूपांतरण है? तो भाई आपको विद्युत, सबसे पहले तो प्रेस करना है तो भाई आप प्लग लगाओगे, प्लग में लगाओगे डोरी, लगाओगे ना भाई? ठीक है, तो वहां से हमको विद्युत ऊर्जा में मिल रही है। तो विद्युत ऊर्जा जो मिलेगी भाई आपकी स्त्री को, आपकी प्रेस को जो विद्युत ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, तो वो जो ऊर्जा यहाँ पे मिलेगी उसको आप कन्वर्ट करोगे कौन सी वाली में भाई? जल्दी से बताओ। विद्युत वाली को। भाई विद्युत वाली जो आपको मिलेगी उसको भाई उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे ना भाई? देखा होगा आपने, एकदम गर्म हो जाती है। ठीक है, आपकी जो प्रेस होती है वो गर्म हो जाती है, इस्त्री आपकी गर्म हो जाती है, तभी तो आप सल आराम से मिटा सकते हो ना कपड़ों के। ठीक है, तो वो आंसर क्या आएगा आपका भाई? यहाँ पे डी, विद्युत ऊर्जा को भाई उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अगला है आपका। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? मैं ये आपको समझा चुका हूं, परिवर्तन दो होता है, भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक मतलब वह परिवर्तन जिसमें पहली वाली अवस्था आपको मिल जाए। जैसे भाई बर्फ आपका पिघला तो बर्फ पिघल के क्या बनेगा? पानी। अब आप पानी को क्या दोबारा बर्फ बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, तो वो हो गया आपका भौतिक।
अगर पानी नहीं बनता तो वो क्या होता है आपका रासायनिक। ठीक है, तो यहाँ 4 में रासायनिक का उदाहरण देना है आपको, तो इसका उत्तर आएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह भाई प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो भोजन बनाने के बाद पेड़ पौधे बोले नहीं हमको तो एकदम पहले जैसा चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है आपकी? रासायनिक। अगला क्वेश्चन, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। या आपने कैथोड किरणें पढ़ा होगा, एनोड किरणें भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एनोड किरणें जो के कण होते हैं सभी तत्वों के लिए समान होते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं? बिल्कुल सही। ये आपका बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बी। कैथोड किरणों में द्रव्यमान नहीं होता, गलत है भाई, होता है। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में नहीं मुड़ती, ये तो मुड़ती हैं, आपने पता है। जब भी कैथोड किरणें भाई चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन, अम्ल यानी एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसके लिए जो गलत कथन है वो आपका आंसर देखते हैं हम, बी। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। गलत है भाई, क्योंकि आप जानते हो अम्ल नीले लिटमस को किसमें बदलते हैं? लाल में, ना कि लाल को नीले में। तो आपका जो आंसर है वो आएगा बी। अगला क्वेश्चन, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग खालिस्तान को तैयार करने के लिए करते हैं। भाई आपने सभी पढ़ा होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस रूप में अपना भोजन बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और जब भी वो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, NO3 और NO2। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देता हूं भाई मैं आपका NO2, यहाँ पे मैंने लिखा क्या? NO3। ठीक है, तो जब भी वो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? आपका प्रोटीन बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। भाई ये गति से संबंधित है, आपने पढ़ा होगा गति के 3 समीकरण होते हैं, उन्हीं में से यहाँ पे एक समीकरण लगेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है, v बराबर u प्लस AT। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जहां भी जो ये क्या होता है आपका अंतिम वेग, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, a क्या है भाई आपका यहाँ पे? ठीक है, तो a है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया, या मंदन इसको बोल सकते हो, और t मतलब टाइम। अब देखो क्वेश्चन में, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। मतलब बस चल रही थी भाई और उसको 10 सेकंड के अंदर आपने रोक दिया, तो उसका प्रारंभिक वेग भाई अंतिम वेग से ज्यादा है, स्वाभाविक है ना भाई। ठीक है, क्योंकि कार चल रही थी, आपकी बस चल रही थी और आपने 10 सेकंड के भीतर उसको विराम पे ले आए हो, मतलब क्या है? उसका प्रारंभिक वेग ज्यादा था और अंतिम क्या था? कम था। तो अंतिम जब भी कम आए तो उसको आप कितना मान लोगे भाई? 0। अंतिम वेग कम है इसलिए वो कितना हो गया? 0। ठीक है, अब ब्रेक लगाया है तो उसका जो मंदन है वो कितना था? 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बस का प्रारंभिक वेग आपको बताना है, यानी भी आपको निकालना है। ठीक है, यहां पे ये वाला आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो आपका इस प्रकार से आ गया, v बराबर u प्लस AT। या आप इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं ना भाई, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल, ये भी आप बना सकते हो इस प्रकार से, जब आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब भी आप रखोगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू देना है किसकी भाई? आपके u की वैल्यू देना है, क्योंकि प्रारंभिक वेग पूछा है। अभी मैंने भाई गलती से इसको अंतिम यहाँ पे बोल दिया, तो ये आप ध्यान रखोगे भाई, प्रारंभिक वेग की बात हो रही है यानी u की। ठीक है, अब v बराबर यहाँ पे कितना है? 0 हो गया आपका। सॉरी, ये तो आपको अभी 0 अपन मान लेते हैं। ठीक है, अब u जो है आपका कितना? 0 प्लस मंदन कितना है भाई? 5, और टाइम कितना है भाई आपका? 10 सेकेंड का है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 50। आया समझ में? कितना हो जाएगा आपका? 50। आया समझ में? लेकिन होता क्या है भाई, जब भी यहाँ पे आप ध्यान रखोगे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की बात हो, तो अंतिम वेग जब कम हो, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, तो हमेशा यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने निशान लगा ये वाला प्लस, ये प्लस ना लगा के क्या लगाना है भाई? यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, क्योंकि भाई यहाँ पे अंतिम वेग क्या है आपका? कम है, शून्य, 0 है। तो यहाँ पे भाई प्लस ना होके क्या लगाना है भाई? आपको माइनस लगाना है। इसलिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 50। जब माइनस का पक्षांतर होगा तो भाई क्या बन जाएगा? वो प्लस में। तो आपका जो आंसर है भाई ये आ जाएगा एकदम प्लस में। ठीक है, आ जाएगा बिल्कुल आपका प्लस में। तो आप जब भी करोगे यहाँ पे तो u बराबर क्या आ जाएगा आपका? 50।
और यहाँ पे आपका ये तो अपन ने मान लिया था भाई कितना, 0 अंतिम वेग v, और प्रारंभिक वेग आपको निकालना था u, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50। अच्छा आप ये वाले में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका ये वाला है यहाँ पे, इस पे भी आप आराम से रख सकते हो माइनस वाले में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आपका u माइनस v बराबर 80, ठीक है। तो यहाँ पे आपको u तो निकालना है भाई, u जो है आपका ये क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालना है u की वैल्यू, प्रारंभिक वेग है ना आपका u, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है u की। और v कितना दिया भाई 0, a कितना है भाई आपका मंदन 5, टाइम कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 50। आया समझ में, माइनस इधर यहाँ पे आप जब पक्षांतर करोगे तो भाई वो माइनस का प्लस हो जाता है, तो u बराबर कितना आ गया आपका 50, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, ठीक है, धन्यवाद।